periodic table periodic table नहीं दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, थोड़ा जूम कर दें, आगे बढ़ा करते हैं। periodic table एक फंडामेंटल चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये बेसिक है जो सभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होने वाला है, राइट। इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कशन किसकी बात करेंगे, तो चैप्टर में डिस्कशन होगा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। समझ में आ रहा है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। दूसरा जो हम पढ़ेंगे फिर वहां पे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उनके, इसके जो है यहाँ पे प्रॉपर्टीज में हम जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियाई पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे और उनके एप्लीकेशन। तो इतने टॉपिक है। स्टार्ट कर रहा हूं मैं बेसिक से। बेसिक पार्ट जो है इसका हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। तो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट टाइम जो है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के बारे में किसी ने बताया तो फर्स्ट साइंटिस्ट थे लेवोसियर। लेवोसियर ने एलिमेंट को क्लासिफाई किया। उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव एलिमेंट है वो मेटल कहलाएंगे और जो नेगेटिव एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल। समझ में आ रहा है, जो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नॉन मेटल और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर वाले हैं वो क्या कहलाएंगे, मेटल। तो लेवोसियर के अकॉर्डिंग एलिमेंट को दो कैटेगरी में रखा गया। एक रखा गया मेटल, दूसरा नॉन मेटल। मेटल है नॉन मेटल। अब हमें ये भी तो पता है कि खाली दो ही टाइप के होते भी नहीं है, मेटल एंड नॉन मेटल, उन्होंने बताया। तो व्हाट अबाउट मेटेलॉइड्स? कुछ ऐसे भी तो एलिमेंट होते हैं ना जो ना तो मेटल ना तो नॉन मेटल, मेटेलॉइड बिहेव करते हैं, तो उनके बारे में इन्होंने कुछ बोला नहीं। तो मेटेलॉइड्स के बारे में इनका क्या था, वो ड्रॉबैक, लिमिटेशंस था। तो लेवोसियर ने एलिमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया, वन इज अ मेटल, अदर वन इज अ नॉन मेटल। दूसरा जो साइंटिस्ट आए वो राउस हाइपोथेसिस टाइम का हाइपोथेसिस। अब इन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया, इन्होंने बोला कि एवरी एलिमेंट मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, जितने भी एलिमेंट है सब किससे बने हुए हैं, हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1। हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1। तो इनके अकॉर्डिंग, क्राउड के अकॉर्डिंग, जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट किससे बने, हाइड्रोजन से। किससे बने, हाइड्रोजन से। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का मास कितना होता है, 12। तो कार्बन 12 किससे बना, 12 हाइड्रोजन से। किससे मिलके बना, 12 हाइड्रोजन से। समझ आ रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं बाकी एलिमेंट की बात करूं, बोरॉन की बात कर लूं, तो बोरॉन का एटॉमिक मास 11 होता है, तो बोरॉन किससे मिलके बना, 11 हाइड्रोजन। ऐसा। तो फिर व्हाट अबाउट दोज एलिमेंट विच एटॉमिक मास आर फ्रैक्शन वैल्यू, जिनकी एटॉमिक मास क्या है, फ्रैक्शन में है, पॉइंट में है, तो उनके लिए क्या, जैसे कि अगर मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर का एटॉमिक मास कितना है, 63.5। समझ में आ रहा है, हमने पढ़ा है कॉपर के बारे में। कॉपर का मास 63.5 है। तो कॉपर का मास 63.5 है। अब क्या कॉपर बनाने के लिए 63.5 हाइड्रोजन लेके बनाएंगे? तो ये सारे इनकी क्या थे, लिमिटेशन। क्या थे क्राउड के, ये लिमिटेशन। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा जो साइंटिस्ट आए, थर्ड वन, वो डोबेर्नियर आए। डोबेर्नियर ट्रायड रूल्स। समझ में आ रहा है, डोबेर्नियर ट्रायड रूल। अब डोबेर्नियर ट्रायड रूल क्या था, इन्होंने क्या बोला, ट्रायड मतलब 3, द सेट ऑफ 3 एलिमेंट।
सेट ऑफ 3 एलिमेंट। 3 एलिमेंट का उन्होंने सेट बनाया, 3 का सेट बनाया। जैसे एलिमेंट फर्स्ट, एलिमेंट सेकेंड एंड एलिमेंट थर्ड, ये एक सेट बना दिया, समझ में आ रहा है। वैसे बाकी 3 का एलिमेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 3 एलिमेंट का सेट बनाया। और 3 एलिमेंट का जब सेट बनाया उन्होंने तो बोला क्या कि जो फर्स्ट का एटॉमिक मास है और जो थर्ड का एटॉमिक मास है, दोनों का मीन वैल्यू फर्स्ट एंड थर्ड, समझ में आ रहा है, इनकी जो मीन वैल्यू आएगी वो क्या होगी, सेकेंड के मास के इक्वल होगी। यही क्या है, डोबेनियन ट्रायड, समझ में आ रहा है। अब इनके अकॉर्डिंग मैं एग्जांपल ले लूं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 का ग्रुप बना दिया। लिथियम का मास जो होता है 7, पोटेशियम का 39, दोनों को ऐड किया 7 + 39 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया 23। तो सोडियम क्या हो जाएगा 23, समझ में आ रहा है। तो उन्होंने इस तरह से बताया, बट इनकी डिफिकल्टी क्या थी कि 3 का पेयर बनाना, 3 का सेट बनाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, समझ में आ रहा है। कौन कौन से 3 जो है ऐसा फर्स्ट एंड थर्ड का जो है मीन वैल्यू सेकेंड के इक्वल होगा, ये भी तो देखना होगा ना, ऐसा नहीं रैंडम किसी की 3 का सेट बना दिया जाए, समझ में आ रहा है। तो ये काफी डिफिकल्ट था और ये हैवियर एलिमेंट में प्रूफ भी नहीं हो रहा, हैवियर एलिमेंट में ये प्रूफ भी नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है। जैसे जैसे डाउन टू द ग्रुप आ रहा है तो ये रूल ज्यादा एप्लीकेबल था नहीं, समझ में आ रहा है। तो डोबेनियन ट्रायड रूल के बाद हम डिस्कस करते हैं फोर्थ वन। द फोर्थ वन इज न्यूलैंड ऑक्टेव रूल या न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव या न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड ने क्या किया, एलिमेंट को एक्सप्लेन किया बेस्ड ऑन म्यूजिकल चीज, समझ में आ रहा है। म्यूजिकल के जो म्यूजिक टोन होते हैं, समझ में आ रहा है, म्यूजिक टोन बोला जाता है। तो उसमें म्यूजिक टोन में क्या होते हैं, तो म्यूजिक नोट की अगर बात की जाए, स, रे, ग, म, प, ध, नी, सा, ये फर्स्ट और ये एट, समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फर्स्ट और 8 सेम ना, म्यूजिकल नोट बोला जाता है, इनको म्यूजिकल नोट बोला जाता है। तो म्यूजिकल नोट फर्स्ट एंड 8 से इसी प्रकार से एलिमेंट को इन्होंने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। कैसे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, समझ में आ रहा है, इस तरह से सोडियम। तो अब ये जो लिथियम है, लिथियम फर्स्ट है, समझ में आ रहा है। तो लिथियम के बाद ये जो सोडियम आ रहा है ना, ये 8 आ रहा है, क्या आ रहा है 8 आ रहा है। अगर बेरिलियम को फर्स्ट माना तो सोडियम के बाद क्या आएगा, मैग्नीशियम, समझ में आ रहा है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या होंगे, सेम। बोरॉन किसके साथ, बोलो जरा, एल्यूमिनियम के साथ, समझ में आ रहा है। क्या होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, समझ में आ रहा है। इस प्रकार से ये होते जाएंगे। तो अब बोरॉन की बात करूं तो ये इसका एवरी 8 एलिमेंट क्या हो जा रहे थे, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे, एवरी 8 एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे। ये किसका लॉ था, न्यूलैंड। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ऑक्टेव रूल कि एवरी 8 एलिमेंट्स शो द सिमिलर प्रॉपर्टीज, एवरी 8 एलिमेंट्स शो द सिमिलर प्रॉपर्टी टू फर्स्ट वन। जो 8th वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट के जैसा होगा, फर्स्ट के जैसा प्रॉपर्टी शो करेगा, ये इन्होंने बताया। बट जब इन्होंने ये लॉ दिया था, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ, उस समय नोबेल गैसेस डिस्कवर नहीं था, उस समय नोबेल गैसेस डिस्कवर नहीं था। तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेस, अगर मैं यहाँ सोडियम से पहले नियॉन लिख दूं, अब ये जो नंबर है क्या हो जाएगा, 9 हो जा रहा है, 8 की जगह पे क्या हो जा रहा है 9। तो समझ में आ रहा है। तो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव रूल कि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेस ये न्यूलैंड ऑक्टेव क्या हो गया, फेल हो गया। एवरी 8 बोले थे, अब 9th पे आ रहा है ना, तो 9th पे आ रहा है तो फेल हो गया ये।
अब ऐसा तो है नहीं कि आज आपने एवरी 8 बोला है तो कल जाके आप बोलेंगे नहीं नहीं अब 8 नहीं अब एवरी 9, तो आपका रूल फेल हो गया ना। अब यहाँ पे आज आप बोले कि एवरी 8 एलिमेंट टू द सिमिलर प्रॉपर्टीज, बट जब डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस हुआ तो अब ये क्या हो जाएगा एवरी 9th एलिमेंट। आपका लॉ क्या था एवरी 8, तो आपका लॉ क्या हो गया फेल। दूसरा इनका लिमिटेशंस क्या था स्टूडेंट कि कैल्शियम के बाद ना डी ब्लॉक वाले एलिमेंट आते हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम है, तो कैल्शियम के बाद इनका रूल एप्लीकेबल ही नहीं है। आफ्टर कैल्शियम 20, आफ्टर कैल्शियम एटॉमिक मास 20 होता है, समझ में आ रहा है? सॉरी एटॉमिक नंबर 20 है, एटॉमिक मास 40 है, तो कैल्शियम मास 40 जो है वो क्या हो जाएगा, ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल नॉट एप्लीकेबल आफ्टर कैल्शियम 40। समझ में आ रहा है आपको? अब क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वहां डी ब्लॉक आएंगे, डी ब्लॉक आएंगे तो जो 8th और 9th हो रहे थे अब वो 18th हो जाएगा। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? तो ध्यान में रखिए। तो इस तरह से न्यूलैंड ऑक्टेव रूल है, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। तो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल क्या है? Every 8 elements of the similar properties. Every 8 elements of the similar properties. After this, fifth one, लोथर-मेयर कर्व। लोथर-मेयर कर्व। अब लोथर-मेयर कर्व, ये लोथर-मेयर ने क्या किया, एलिमेंट को कर्व के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दिया, एलिमेंट को कर्व के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दिया। कैसे? उन्होंने एक ग्राफ बनाया, समझ में आ रहा है? एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम, समझ में आ रहा है? उन्होंने ऐसा ग्राफ बनाया, इस तरह से, समझ पा रहे हो? ये जो मैक्सिमम पीक है, मैक्सिमम वैल्यू है हर पीक में, लिथियम ओ पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम यूरेनियम और यहाँ पे ये सीजियम होता है। समझ पा रहे हैं? इस तरह से। अब ये जो मैक्सिमम पीक की वैल्यू पे आ रहा है, जो हाईएस्ट पीक वैल्यू है वो कौन है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कौन है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? ग्रुप 1 अल्कली मेटल, तो ये कौन हो गए? अल्कली मेटल। कौन हो गए? अल्कली मेटल। डिसेंडिंग कर्व जो है, डिसेंडिंग कर्व वो कौन है? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। कौन है? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब ग्रुप 1 से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 में यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, और इधर आ जाएगा हमारा बेरिलियम। समझ पा रहे हैं आप? ये ऐसा हो गया। उन्होंने बोला कि ये जो बॉटम ऑफ कर्व है, कर्व के नीचे, समझ में आ रहा है? यहाँ कौन आएंगे? यहाँ डी ब्लॉक आ जाएंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, इस तरह से। समझ में आ रहा है? कौन आएगा? डी ब्लॉक आएगा। और ये जो असेंडिंग कर्व है, कौन सा? असेंडिंग कर्व। समझ पा रहे हैं? ये जो असेंडिंग कर्व है ये क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नहीं समझ पा रहे? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। समझ में आ रहा है आपको? और यहाँ पे भी कौन आ जाएगा ऐसे, जैसे ये सोडियम मैग्नीशियम है, इधर एल्यूमिनियम, समझ में आ रहा है? सिलिकॉन, फास्फोरस, इस तरह से ये सारे एलिमेंट को अरेंज कर दिए। तो इनके 4 पॉइंट है, इस कर्व का 4 एक्सप्लेनेशन। पहला पॉइंट ये है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो टॉप पे है कर्व में, समझ में आ रहा है? दूसरा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है? डिसेंडिंग कर्व में है, एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव किधर है? असेंडिंग कर्व में है। और जो बॉटम ऑफ द कर्व है वो कौन है? डी ब्लॉक एलिमेंट।
डी ब्लॉक एलिमेंट और यू कैन से ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ पा रहे हैं? तो ये लोथर मेयर कर्व जो है, ये साइंटिस्ट ऐसे थे जो कि एलिमेंट को कर्व से ही एक्सप्लेन कर दिया था, सारे एलिमेंट को, कि जो असेंडिंग पॉइंट है वो सारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डिसेंडिंग वाले लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव कंपेयर टू आईएससी जो ग्रुप 1 वाले हैं। यहाँ पे कौन आएगा? डी ब्लॉक आएंगे। समझ में आ रहा है? ये सारे पॉइंट है। फिर ये सारे पॉइंट पे कौन आ जाएंगे? बाकी एलिमेंट जो इधर इनके बीच के एलिमेंट है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो आफ्टर लोथर मेयर कर्व द नेक्स्ट वन इज मेंडेलियन periodic table। मेंडेलियन periodic table। अब मेंडेलियन periodic table, मेंडेलीव जो है कोई ऐसे साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने periodic table को डिस्कवर किया था। मेंडेलीव क्या थे? एक प्रोफेसर थे जिनको अपने स्टूडेंट को पढ़ाना था, तो उनको एलिमेंट को कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करके अरेंज करना था कि ताकि बच्चों को याद करने में आसानी हो। समझ में? अभी हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, जैसे कोई पीरियोडिक टेबल है तो हम सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करते हैं? निमोनिक्स बनाते हैं। उसी प्रकार से मेंडेलीव ने क्या किया था, उन दिनों एलिमेंट का कोई अरेंजमेंट नहीं था, ऐसे सारे एलिमेंट थे जिसके बारे में पढ़ना था। तो मेंडेलीव ने फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया। एलिमेंट्स को जो है उन्होंने टेबल फॉर्म में अरेंज किया। समझ में आया? मेंडेलीव के टाइम टोटल 63 एलिमेंट नोन थे। 63 एलिमेंट क्या थे? नोन थे। समझ पा रहे हैं आप लोग? मेंडेलीव के टाइम 63 एलिमेंट नोन थे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? मेंडेलीव ने एलिमेंट्स को जो है एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया। किसके अकॉर्डिंग? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज किया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास नंबर उन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। समझ में आ रहा है? मेंडेलीव का एक इंपॉर्टेंट बात ये भी था कि मेंडेलीव ने जो डाउटफुल एटॉमिक मास नंबर थे, बहुत सारे ऐसे भी नंबर थे जो डाउटफुल थे, समझ में आ रहा है, तो उसको करेक्ट किया। तो मेंडेलीव ने एटॉमिक मास नंबर के जो डाउटफुल एटॉमिक मास नंबर थे उसको क्या किया? करेक्ट किया। समझ में आ रहा है? तो करेक्टेड फॉर्म ऑफ द एटॉमिक मास, करेक्टेड एटॉमिक मास। समझ में आ रहा है? उन्होंने और क्या किया? कुछ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कवर भी किया। कुछ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कवर उन्होंने अपने टेबल में कुछ एलिमेंट्स के बीच में, दो एलिमेंट्स के बीच में गैप भी छोड़ा था। समझ में आ रहा है? अब उस एलिमेंट का नेम भी बता दिया था उन्होंने। तो जैसे कि एका बोरॉन, एका बोरॉन, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। समझ में आ रहा है? एका बोरॉन कौन था? स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम, गैलियम, जर्मेनियम। समझ में आ रहा है हमको? एका मैग्नीज लिखा। मैग्नीज के एका का मीनिंग क्या है? आफ्टर। समझ में आ रहा है? आफ्टर बोरॉन, आफ्टर एल्यूमिनियम, आफ्टर सिलिकॉन, ये सारे। समझ में आ रहा है आपको? ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये मेंडेलीव ने जो टेबल बनाया था, जो टेबुलर फॉर्म बनाया था, तो टेबुलर फॉर्म में क्या था? मेंडेलीव के टेबल में 8 ग्रुप थे। कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप। समझ में आया? उस 8 ग्रुप को मेंडेलीव ने क्या किया? 7 को एक साथ रखा और 8 को अलग रख दिया। ये 8 वाला ग्रुप है और 1 to 7 जो है ना, 1 to 7 उनको ऐसा अलग रख दिया। अब ये जो 1 to 7 ग्रुप है, इनको A और B फॉर्म में रखा। कौन से फॉर्म में रखा? A और B। मतलब 1A है तो 1BB है और 2A है तो 2BB है। समझ में आ रहा है? 1A 1B 2A 2B, इस तरह से AB फॉर्म में रखा। किसने? मेंडेलीव ने। और इस 8 को उन्होंने अलग ही रखा, पर 8 में उन्होंने क्या किया? 3 पार्ट बनाया। समझा? ऐसा 3 पार्ट बनाया, 3 ग्रुप बना दिया। 8 में भी 3 ग्रुप बना दिया। समझ आ रहा है? अब ये 8 में 3 ग्रुप क्यों बनाया, ये उन्होंने किसी को बोला नहीं, किसी को बताया नहीं। समझ में आ रहा है? इसका कोई एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया नहीं। उसके बाद उन्होंने एक जो है 0 ग्रुप का भी अलग से अरेंजमेंट किया। कौन सा? 0 ग्रुप।
समझ में आ रहा है? और अगर मैं इन सबको मिला दूं तो 7th A है 7th B है 14 हो गया 14 और 3 17 और ये 0 2 जो अभी नोबल गैसेस है 18 तो टोटल मिला के क्या हो गया 80 समझ में आ रहा है? उनके पास इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था कि 8th वाले को क्यों ऐसा किया होगा बट उन्होंने इस फॉर्म में रखा हुआ तो ये सारे जो पॉइंट थे ये मेंडलीव का क्या था मेरिट था समझ में आ रहा है? ये मेंडलीव का एक्सप्लेनेशन था कि उनकी प्रॉपर्टीज थी कि उस टाइम पे 63 एलिमेंट नोन थे उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को डिस्कवर भी किया जो एका बोरॉन एका एल्युमिनियम एका सिलिकॉन एका मैंगनीज इस नेम पे रखा समझ में आ रहा है? उन्होंने कुछ एटॉमिक मास को भी करेक्ट किया जो डाउटफुल एटॉमिक मास नंबर थे उस एटॉमिक मास नंबर को उन्होंने क्या किया करेक्टेड फॉर्म में किया समझ में आ रहा है? एलिमेंट्स को टेबल फॉर्म में जब अरेंज किया उन्होंने तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए तो ये मेरिट थे व्हाट इज द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव का डीमेरिट्स क्या था अनसर्टेन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं था हाइड्रोजन का पोजीशन डीमेरिट्स में पहला पॉइंट तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन दूसरा अगर हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर समझ में आ रहा है तो जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक मास क्या होता है बेस्ड ऑन एटॉमिक मास अगर हमने एलिमेंट को अरेंज किया अगर मेंडलीव ने एलिमेंट्स को मास नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया है तो आइसोटोप्स के मास क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करूँ 16 ऑक्सीजन 17 ऑक्सीजन 18 या मैं कार्बन की बात करूँ कार्बन 12 कार्बन 13 कार्बन 14 ऐसे होते हैं ये सारे आइसोटोप्स फॉर्म है अब सबका मास अलग दिख रहा है या सेम जरा बताओ मुझे सबका मास अगर अलग दिख रहा है तो सबको अलग अलग पोजीशन में रखना चाहिए बट मेंडलीव ने क्या किया सबको सेम पोजीशन सारे ऑक्सीजन को एक साथ सारे कार्बन को एक साथ समझ में आ रहा है जितने भी आइसोटोप्स थे सबको एक ही प्लेस पे रखा समझ में आ रहा है उस एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स फॉर्म थे सबको एक ही जगह पे रखा अब आप अगर बोल रहे हो कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग और यहाँ आप क्या कर रहे हो इनको एक ही प्लेस में रख रहे हो तो ये आपका लिमिटेशंस हो गया समझ में आ रहा है और ये जब पूछा गया उनसे तो उनके पास कोई उसका आंसर नहीं था समझ पा रहे आप लोग को ये पॉइंट क्लियर अब एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अगर आपने किया है आर्गन का एटॉमिक मास 14 होता है पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 होता है आर्गन को पोटेशियम से पहले रखा अब आप बोल रहे हो कि एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे बेस्ड ऑन एटॉमिक मास नंबर और फिर आप क्या कर रहे हो जो मन में आया हो यहाँ पे आपने आर्गन को 40 एटॉमिक मास है पोटेशियम का 39 है तो बाय रूल मेंडलीव के रूल के अकॉर्डिंग 39 को पहले आना चाहिए और 40 को बाद में बट मेंडलीव ने क्या किया था इसको जो है पहले लिखा था और इसको बाद में क्योंकि वहां पे सब एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेक कर रहे थे एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उनका प्रॉपर्टीज भी चेक कर रहे थे क्या प्रॉपर्टीज सेम है तो उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे जा रहे थे समझ में आ रहा है आपको तो ये आर्गन 40 के बिफोर पोटेशियम 39 व्हिच इज द ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव समझ में आ रहा है एंड द फोर्थ पॉइंट अगर मैं बात करूं ग्रुप 1 जो है ना मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है ग्रुप 1A हाईली रिएक्टिव होते हैं क्या होते हैं हाईली रिएक्टिव और 1B जो है लिस्ट रिएक्टिव समझ में आ रहा है और दोनों को उन्होंने क्या किया साथ में रखा 1A और 1B को उनके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं था फॉर एग्जांपल मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप ए में 1A में कौन है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सी इधर कौन है कॉपर सिल्वर गोल्ड समझ में आ रहा है जिनको नोबल मेटल भी बोला जाता है लेस रिएक्टिव तो लिस्ट रिएक्टिव वाले एलिमेंट को मोर रिएक्टिव के साथ रख दिया जबकि आपने क्या बोला है प्रॉपर्टी सिमिलर समझ में आ रहा है आपको तो इसका भी एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं था समझ में आ रहा है ये सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं था एंड he could not explain the periodicity तो उनका एक लिमिटेशन ये भी था तो all these are limitations or demerits of Mendeleev periodic table
ये पॉइंट क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आफ्टर दैट इनके बाद जो आते हैं वो आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोजले ने दिया था। समझ में आ रहा है? हेनरी मोजले 1931 में सर हेनरी मोजले इन्होंने एक्सप्लेन किया था। ये बहुत जल्दी ही इनका डेथ हो गया था, मतलब ये रेडियो एक्टिविटी पे अपना रिसर्च कर रहे हैं, उस टाइम पे ही उनका डेथ हो गया। समझ में आ रहा है? 1913 तो इनका डेथ बहुत जल्दी हो गया था। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ऐसा मेटल प्लेट लिया। समझ में आ रहा है? ऐसे मेटल प्लेट लिए, वहां पे लाइट ऐसा लेके आए, लाइट पास, तो यहाँ से एक रेज निकली, उस रेज को उन्होंने बोल दिया कि ये एक्स रे। समझ में आ रहा है? क्या बोल दिया? एक्स रे। और जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उन्होंने बताया कि एक नंबर है z जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस फ्रीक्वेंसी से, इससे फ्रीक्वेंसी, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, उन्होंने बोला कि z इज इक्वल टू a अंडर रूट v, समझ में आ रहा है, माइनस b, इस तरह से। तो क्या किया, a अंडर रूट v माइनस a b, तो सबको क्या कर दिया इन्होंने, अगर a से मैं डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा, z बाई a, समझ में आ रहा है आपको, विच इज अंडर रूट v माइनस b। ये समझ में आ रहा है आपको? ना तो कोई डाउट? क्या करते हैं, इस टर्म को इधर लेके आ जाए, अगर मैं z by a b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा अंडर रूट, समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से ये पूरा टर्म इक्वेशन बराबर है ना। इसी प्रकार से जब आप ग्राफ बना देंगे z वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो आपको कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा a और b। क्या मिल जाएगा? कांस्टेंट टर्म a और b। समझ में आ रहा है? तो उस कांस्टेंट टर्म a और b से हमें क्या मिल जाएगा, इस z का हम क्या, आपको फ्रीक्वेंसी पता है, ध्यान देना जरा, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा पर्टिकुलर एलिमेंट से, आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगा, a और b मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया, तो आप z को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हेनरी मोजले ने किसका डिस्कवर किया, यहाँ से एटॉमिक नंबर का। किसका डिस्कवर किया? एटॉमिक नंबर का। तो एटॉमिक नंबर का डिस्कवरी करने के बाद, एटॉमिक नंबर का इन्होंने डिस्कवरी कर दिया, डिस्कवरी के बाद उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया टेबल फॉर्म में, समझ में आ रहा है, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी मोजले ने किया। जिन्होंने डिस्कवरी करने के बाद एलिमेंट को क्या किया, प्रॉपर्ली अरेंज किया बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। सो डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर, समझ पा रहे हैं आप? फिर एलिमेंट अरेंज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। समझ पा रहे आप लोग? इनके अकॉर्डिंग इनके पीरियोडिक टेबल का क्या फॉर्मेट था, देयर आर 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड, 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड। तो ये जो मोजले ने पीरियोडिक टेबल बनाया, उस पीरियोडिक टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मोजले ने उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप रखा और 7 पीरियड रखा, 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड। समझ पा रहे हैं आप लोग? 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड। तो 18 ग्रुप बनाया और 7 पीरियड रखा, और इन्होंने ऐसे इस एलिमेंट को 4 ब्लॉक में भी डिवाइड किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एल ब्लॉक। समझ में आ रहा है?
इनके टेबल में अभी मैं टेबल बताऊंगा। इनके टेबल में जो एक्सट्रीम लेफ्ट है वो एस ब्लॉक है, एक्सट्रीम राइट जो है वो बी ब्लॉक है, सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो है एस और पी के बीच में डी है, एंड बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एफ। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इस तरह से उन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया, इसी तरह से एलिमेंट को उन्होंने अरेंज किया। तो अभी हम लोग जो है टेबल को ड्रॉ करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, और उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो पहले जस्ट गो थ्रू वंस, देन वी डिस्कस। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, समझ में आ रहा है? As we discussed, there are 18 groups and 7 days. समझ में आ रहा है? जो 4 ब्लॉक में है, मैं यहाँ पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं ऐसे ग्रुप वाइज एक्सप्लेन करती हुए जा रहा हूँ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। क्या बोलेंगे बोलो जरा? हाउ टू रिमेंबर? इना की तरफ से इधर उसके बाद यहाँ पे सेकेंड ईयर लाएंगे, चलो इधर बताओ, टी जरा हाफ, नेक्स्ट वो नवाब था, बच के रहना मेरे से। करोड़ों, मनी, टेक केयर, रेट, then फिर लूटा उसामा, ऐसा लूटा बेचारा कभी दिखेगा। चलो नेक्स्ट बोलो, कौन रहेगा इधर, आफ्टर दैट नहीं पड़ेगा पीटेगा। समझ में आ रहा है? नहीं पड़ेगा तो पीटेगा। कौन, क्यों, आगे हम zinc, cadmium, mercury, so Jenny Canadian book. चलो फटाफट बताओ, याद है या नहीं? बताया गया ना आपको? बाबा अली गए है, काशी गेली सोनू पर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बेसिस। इसका बोलो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम,
पोलोनियम। इसका बताओ। ऑक्सीडेटिव। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टर। फर्स्ट क्लास बिरयानी, कीना, नीना, केक, समझ में आ रहा है? इस तरह से ये फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये 1 से लेके 18 ग्रुप, समझ में आ रहा है? और इसको जीरो ग्रुप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीरो ग्रुप एलिमेंट। ध्यान दीजिए, ये जो 1 है इसको 1A भी बोला जाएगा और इसको 2A। इसको हम क्या बोलेंगे? थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, 6A, 7A। अब ये थर्ड ए है ना, इसको क्या बोलेंगे? 1B, 2B। सेकेंड ए है तो यहाँ से क्या बोलेंगे? थर्ड B, फोर्थ B, फिफ्थ B, 6B, 7B। अब 7B आ गया ना, ये तीनों क्या हो जाएंगे? 8 वाले। समझ में आ रहा है? बोला था आपको, वैसे ही है, ये समझ पा रहे हैं? और ये 1 से 18। ये A और B ना, 1A, 2A, थर्ड B, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, और ये 8 ग्रुप हो गया। और ये क्या हो गया? 1B, 2B। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ से क्या आया? थर्ड A, S और P वाले A और D वाले B। ये समझ में आ रहा है ना? इसको क्या बोला जाता है? नोबल गैसेस फैमिली। कौन सी फैमिली? नोबल गैसेस फैमिली। इसको हम क्या बोलेंगे? हैलोजन फैमिली। कौन सी फैमिली? हैलोजन फैमिली। एंड ये फैमिली को क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन फैमिली। विच फैमिली? ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली इज आल्सो नोन एज चाल्कोजेन फैमिली। क्या बोलेंगे? चाल्कोजेन फैमिली। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन फैमिली। क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन फैमिली। और इसी को बोला जाता है निकोजेन फैमिली। क्या बोलेंगे? निकोजेन फैमिली। समझ में आ रहा है? इसको कार्बन फैमिली और इसको बोरोन। ये जो फर्स्ट बी वाले है ना, फर्स्ट बी, ये ग्रुप के एलिमेंट पहले ना कॉइन बनाने के लिए यूज में आते थे। क्या बनाने के लिए? कॉइन, मेटल कॉइन बनाया जाता, तो इसलिए इनको कॉइनेज ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉइनेज ग्रुप एलिमेंट। समझ में आ रहा है? कॉइनेज ग्रुप वाले कौन है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। समझ में आ रहा है? ग्रुप 1 को क्या बोला जाएगा? अल्कली मेटल। क्या बोलेंगे? अल्कली मेटल। ग्रुप 2 को क्या बोलेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल। यहीं पे छोटा सा एक पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान में रखिए। बेरिलियम जो है, बेरिलियम वो अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं। कौन नहीं होता? बेरिलियम। ग्रुप 2 के सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल है, बट बेरिलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट से पाया नहीं जाता। बाकी सारे अर्थ क्रस्ट से पाए जाते हैं। कहां से पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट। समझ में आ रहा है? ग्रुप 1 आर नोन एज अल्कली मेटल, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। समझ में आ रहा है आपको? ये जो थर्ड बी से सेकेंड बी तक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये पूरे एलिमेंट को हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। 1 से लेके 2 ग्रुप को क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक। क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक। यहाँ से ये ग्रुप 13 से ग्रुप 18 क्या बोलेंगे? ई ब्लॉक। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये लैंथनम से यहाँ पे लुटेशियम। समझ में आ रहा है? 57 से 71। एक्टिनम से लॉरेंशियम। 89 से 103। ये क्या हो जाएगा? 104। समझ आ रहा है? तो ये एलिमेंट है, इसको 4F सीरीज बोला जाता है और इसको हम बोलेंगे 5F सीरीज। 4F सीरीज आर नोन एज लैंथेनॉइड। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लैंथेनॉइड। एंड 5F इज लैंथेनॉइड में जो एलिमेंट है, लैंथेनम से लुटेशियम, लैंथेनम से यहाँ पे एक्टिनम से लॉरेंशियम, एक्टिनम से ये
लैंथेनम से लुटेशियम लालू 57 से 71, एक्टिनम से लॉरेंशियम 89 से 103, इसलिए ये क्या हो जाएगा 104। उधर पोडियम इज 104, उधर पोडियम आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ये ध्यान में रखें, ये पूरे एलिमेंट होते हैं, ये सारे एलिमेंट समझ में आ गया आपको? यहाँ तक कोई डाउट? अब आप इस पीरियोडिक टेबल से क्या देख रहे हैं, जो फर्स्ट पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट है 2, सेकेंड एंड थर्ड में कितने दिख रहे हैं 8 और 8, देखो जरा 2 इधर और 6 इधर, 8 हो गए, 2 इधर और 6 इधर, 8 हो गए। समझ पा रहे हैं? अब फोर्थ एंड फिफ्थ में क्या है 18 18, 10 ऐड हो गया, कितने ऐड हुए 10, और 6 एंड 7 में, अब 4f में और 5f में इधर भी 14 है ना, हर एक्टिनोइड हो या लैंथेनोइड, हाउ मेनी एलिमेंट 14 एलिमेंट, कितने एलिमेंट रहेंगे समझ में आ रहा है? तो 18 में 14 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 32। तो 6 और 7 पीरियड के एलिमेंट में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं 32, 4 एंड 5 में टोटल कितने होते हैं 18, सेकेंड एंड थर्ड में 8, फर्स्ट पीरियड में ओनली 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एंड हीलियम। नहीं समझा? तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं बोलो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड इसको क्या बोल सकते हैं बोलो, वेरी शॉर्ट पीरियड, हाउ मेनी एलिमेंट 2, समझ पा रहे हैं? सेकेंड एंड थर्ड क्या होंगे शॉर्ट पीरियड, कितने होंगे 8 एलिमेंट, समझ पा रहे हैं? 4 एंड 5 क्या हो जाएगा लॉन्ग पीरियड, कितने 18 एलिमेंट, 6 एंड 7 क्या हो जाएगा वेरी लॉन्ग पीरियड, हाउ मेनी 32 एलिमेंट। समझ में आ रहा है आपको? ये कैसे पता चला हमें पीरियोडिक टेबल से पता चला। एस ब्लॉक जो है, इस पे एस ब्लॉक बोला ना, एस ब्लॉक कहाँ पे प्रेजेंट है लेफ्ट में, पी ब्लॉक राइट में, डी ब्लॉक सेंटर में, एफ ब्लॉक बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। समझ में आया? ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट है ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इधर वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जो ग्रुप 18 है ये जीरो ग्रुप इसलिए बोला गया क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0, ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ना तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। समझ पा रहे हो आप? इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई 0। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उसको क्या बोला जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव। ना तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसलिए क्या बोलेंगे 0, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया 0। समझ पा रहे हैं? तो नोबल गैसेस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाता है 0। ये समझ पा रहे हैं आप लोग? या तो कोई डाउट? अब जो एटॉमिक नंबर 100 से क्या है, जैसे अब ये 18 है तो इसका एटॉमिक नंबर 118 हो जाएगा, 17 117 116 115 114 113 इधर 112 ऐसे करके ये जो भी जिसका भी z इज ग्रेटर देन 100 है, क्या है z इज ग्रेटर देन 100, उस एलिमेंट का हम आईयूपीएसी नेम भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आईयूपीएसी नेम। समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे यहाँ पे नेम भले ही दिया हुआ है, समझ पा रहे हैं, पर हम आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो आईयूपीएसी में हम इंडियन नेमिंग कैसे पढ़ेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है? वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? तो z is greater where z is atomic number, where z is atomic number, z क्या है हमारा atomic number। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो z atomic number होते हैं और atomic number जितना होता है उतना ही क्या होता है बोलो जरा, z is equal to atomic number। समझ पा रहे हैं? और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एक बात याद रखना, ये जो भी हम बातें करते हैं ये किसके लिए बातें हो रही है? फॉर न्यूट्रल एटम। समझ में आ रहा है? अब कोई चार्ज वाला आ गया तो ये चीजें इक्वल होना जरूरी नहीं है। ये पॉइंट क्लियर है? तो इसी प्रकार से अगर किसी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ऐसे x है a to z,
where A is the atomic mass, Z is atomic number। तो ये क्या है, कोई एलिमेंट है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आगे जो है Z अगर 100 से ज्यादा होता है तो उसका IUPAC नेमिंग करना है हमें, बट कैसे नेमिंग करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स